जनाब, अली इमरान का किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार है। मैं नहीं समझता कि जासूसी अदब में इससे अच्छा किरदार कोई मौजूद होगा, और इब्न सफ़ी से अच्छा राइटर भी कुछ नहीं है। इब्न सफ़ी ने 2 किरदार जासूसी अदब में तख्लीक़ किए थे, एक अली इमरान और एक कर्नल फरीदी। आजकल लॉकडाउन है तो मैं आपको अच्छे अच्छे नावल्स भी दे रहा हूँ। मासूम दरिंदे के नाम से इमरान सीरीज़ का एक नावल मेरे चैनल सर अमीन एप्टेकिंग और एंटरटेनमेंट विद अमीन में मौजूद है। ज़्यादातर अमीन एजुकेशन में मौजूद है, और अब ये सर अमीन एप्टेकिंग और अमीन एंटरटेनमेंट में मौजूद होगा। ज़्यादातर नावल ऐसे एंटरटेनमेंट के चैनल में आया करेंगे, लेकिन अभी चूँकि उसके सब्सक्राइबर कम है, इसलिए ये भी अमीन एजुकेशन और सर अमीन एप्टेकिंग पे भी ये नावल डाल देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किरदार है अली इमरान का। सिगरेट सर्विस का चीफ़ है, लेकिन दुनिया के सामने बहुत मासूम सा बेवकूफ़ सा बना रहता है। उसका एक हफ्शी मुलाजिम जोसेफ भी है और एक नौकर सुलेमान भी है। अली इमरान की अपने बाप सर रहमान से नहीं बनती, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ़ है, लेकिन वो भी नहीं जानते कि अली इमरान उनसे ज़्यादा बड़े हैमेदार यानी सिगरेट सर्विस का चीफ़ है। क्योंकि सिगरेट सर्विस के चीफ़ को सब लोग X2 के नाम से जानते हैं, और X2 कौन है किसी को नहीं पता। अब हम आते हैं मौजूदा कहानी की तरफ। तस्वीर की बात, जज़ीरा मुबार के मशरक़ी साहिल पर वो बड़ी किश्ती कहीं दिन से नज़र अंदाज थी, एक मामूली सी किश्ती। ऐसी लातादाद किश्तियाँ जज़ीरा मुबार के दूसरे साहिलों पर भी नज़र अंदाज होंगी, लेकिन इस किश्ती की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने वाला भारी भरकम और खौफनाक कुत्ता था, जो हर वक्त अर्श पे बैठ कर अपनी लाल ज़ुबान बाहर निकाल कर हाँफता रहता था। और कोई बहरी परिंदा भी इस किश्ती की करीब से परवाज़ करता तो वो कुत्ता चीखना शुरू हो जाता, जैसा कि उस परिंदे ने उस कुत्ते की तौहीन की है। इन इतराब में फ़िलवक्त एक ही किश्ती नज़र अंदाज थी। यूँ भी मशरक़ी साहिल ज़्यादातर वीरानी रहता था। यही वजह थी कि इससे आबादी से दूर था और इस तरफ माही गिरी भी नहीं होती थी। लेकिन ये कोई ममनुआ इलाका तो था नहीं कि इस किश्ती को मुकामी लोग शोबे की नज़र से देखते, क्योंकि अक्सर तन्हाई पसंद सैय्यद भी अपनी किश्तियाँ इसी साहिल से लाकर लगा दिया करते थे। इस किश्ती पर इस खौफनाक कुत्ते के अलावा 3 आदमी भी थे। इनमें से जब भी कोई कुत्ते के करीब से गुजरता तो उसे भी कुत्ते की गुर्राहट सुननी पड़ती, और वो आवाज़ देकर गोया उसकी और अपनी शनासाई के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करता। सूरज गरूब हो चुका था और समंदर की तरफ चलने वाली नम आलूद नमकीन हवाएं अपने साथ किसी लांच की आवाज़ भी मुंतशिर कर रही थी। देखते देखते एक छोटी सी लांच किश्ती के करीब आकर रुकी और उस पर से एक आदमी किश्ती पर जा चढ़ा। कुत्ते की गुर्राहट फिर सुनाई दी, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ने आवाज़ देकर के चुप करा दिया। लॉन्च से उतरने वाला किश्ती के केबिन में दाखिल हुआ। एक सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की था। किश्ती के तीनों आदमी मामूली से खादमों के अंदाज में अपने हाथ उस गैर मुल्की के आगे बांधे खड़े थे। ये तीनों देसी थे, लेकिन रवानी से इंग्लिश बोल सकते थे। सब तमाम तैयार है, गैर मुल्की ने कहा। यस बॉस, एक ने भर्राई आवाज़ में कहा। तुम कुछ सुस्त नज़र आ रहे हो, गैर मुल्की से घूरता वाला। नहीं तो बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसपास कोई अजनबी तो दिखाई नहीं दिया। नहीं बॉस। ठीक है, गोश्त लाओ, गैर मुल्की ने कहा। वो आदमी केबिन की किसी गोशी से एक बड़ा बर्तन उठा लाया, जिसमें कच्चे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। गैर मुल्की ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक चपटी सी शीशी निकाली, और जो किसी सुर रंग के सलूशन से भरी हुई थी। शीशी का टकटा अलग करके उसने सारा सलूशन गोश्त के बर्तन में उलट दिया। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से गोश्त के टुकड़ों को मसलना शुरू कर दिया। कुत्ते को लाओ, गैर मुल्की ने दूसरे आदमी से कहा, और तीसरे से बोला, तुम लंगर उठा दो और कश्ती को ब्लैक पॉइंट की तरफ ले चलो। इस दौरान में कुत्ते की हल्की हल्की गुर्राहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तो अपने हाथ साफ करके स्क्रीन लगा दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा, जो गोश्त के टुकड़ों को मुसलसल मसल रहा था। कुत्ता अंदर लाया गया। वो अब भी गुर्राया चाह रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र गोश्त के बर्तन पर पड़ी, गुर्राहट का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर वो गोश्त के टुकड़ों पर टूट पड़ा था। गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो सामने वाली दीवार पर सफ़ेद स्क्रीन फिक्स कर रहा था। कुत्ता गोश्त चट करने में मसरूफ़ था। अब तुम प्रोजेक्टर पर रील चला दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा, जो कुत्ते को केबिन में लाया था। इतने में किश्ती भी हरकत में आई। वो साहिल छोड़ चुकी थी और अब इसका रुख शुमाल की जानिब हो गया था। सामने वाली दीवार पर स्क्रीन फिक्स होने के बाद गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुड़ा, जो प्रोजेक्टर पर फिल्म की रील चला रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जो केबिन में बैठ कर के कोई फिल्म देखेंगे। कुत्ते ने जल्दी गोश्त के टुकड़ों का सफाया कर दिया। इसकी गुर्राहट कतई तौर पर मालूम हो चुकी थी। अब फिल्म चलाओ, गैर मुल्की ने कुत्ते को तशवीश वाली निगाहों से देखते हुए कहा। केबिन में अंधेरा हो गया और प्रोजेक्टर की स्क्रीन रोशन हो गई।
ये तो जज़ीरे मुबारक का लॉन्ग शॉट था और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक पॉइंट नामी साहिल आता जा रहा था। जब ब्लैक पॉइंट से बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क का मंजर था। फिर सड़क से कैमरा एक गली में मुड़ गया और वो इमारत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके बाद एक बड़ी सी इमारत का क्लोज़अप आया और 1 मिनट तक स्क्रीन पे चलता रहा। फिर एक आदमी की गैर मुतहर्रिक तस्वीर का क्लोज़अप इतनी देर तक नज़र आता रहा। इसके बाद फ़िल्म ख़त्म हो गई। मज़ीद 3 बार यही फ़िल्म दिखाई दी गई। फिर केबिन में रोशनी होते ही कुत्ता भी किश्ती भी ब्लैक पॉइंट साल से चला गई। कुत्ता बिल्कुल खामोश था। इस दौरान हल्की सी भी गुर्राहट नहीं सुनाई दी थी। ब्लैक पॉइंट का ये हिस्सा जहाँ किश्ती लंगर हुई थी बिल्कुल तारीख था और आसपास कोई दूसरी किश्ती भी नहीं थी। गैर मुल्की ने कुत्ते का पट्टा पकड़कर उठाया। वो खामोशी से उड़ गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कभी किसी पर गुर्राया ही ना हो। पट्टा पकड़ते ही वो अर्श पर लाया और गो कहकर पट्टा छोड़ दिया। कुत्ते ने किश्ती से खुशकी पे छलांग लगे और अंधेरे में दौड़ता चला गया। जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 2 आप इसका काइंडली पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तस्वीर की मौत पार्ट 1। अब इसके बाद सिलसिला क्या हुआ, दूसरी सुबह पूरे जजीरे में सनसनी फैल गई थी और रॉजर्स स्ट्रीट में तो कोई कदम ही नहीं रख सकता था। पुलिस ने चारों तरफ से इसकी नाकाबंदी कर रखी थी। खसूसियत से ब्रोजन लॉज के सामने पूरे जजीरे में पाई जाने वाली पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं। ब्रोजन लॉज में पिछली रात एक गैर मुल्की सफ़ीर का मेहमान प्रोफेसर मैक्स मार डाला गया था। इसके साथ ही इस इमारत में इसकी बेटी रोज़ा मैक्स मुकीम थी। दोनों हाल ही में सयाहत की गर्ज से आए थे और गैर मुल्की सफ़ीर ने इनके क़याम का इंतज़ाम जजीरा मोबार में किया था। प्रोफेसर इमारत से बहुत कम निकलता था, लेकिन रोज़ा मैक्स एक सैलानी लड़की थी और ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। पिछली शाम घर से बाहर निकलते हुए रोज़ा ने प्रोफेसर को बाखैर आफियत छोड़ा था। मुबारक ख़ानदान में रात के खाने पर मद्दू थी। बहुत थोड़े अरसे में रोज़ा ने मुबारक में कई दोस्त भी बना लिए थे। इनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। वो इनसे आके रस्म और रिवाज से मुतालिक मालूमात हासिल करके अपनी डायरी में याददाश्त तहरीर करती रहती थी। वापसी 10 बजे से पहले ना हो सके। इमारत में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर मैक्स 8 बजे तक खाने वगैरह से फारिग होकर मुलाजमीन को छुट्टी देता था और वो अपना घरों को चले जाते थे। रोज़ा को फाटक खुला हुआ मिला और उसकी दाने से प्रोफेसर ने सदर दरवाज़ा भी खुला ही रहने दिया था। इससे कबल भी कई बार ऐसा हो चुका था। वो 8 बजे के करीब अपने घर वापस आई थी और इसने हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ पाया था। बहरहाल पिछली रात भी कुछ मामूल से हटकर महसूस नहीं हुआ था। इसने कंपाउंड का फाटक बंद किया। वह इमारत में दाखिल होकर सदर दरवाज़ा भी बंद कर दिया था और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। फिर जब वो प्रोफेसर की ख्वाबगाह के करीब पहुंची तो उसने देखा कि प्रोफेसर फर्श पर चित पड़ा था और उसके चारों तरफ खून ही खून था। ठोरी के नीचे नरखरा गर्दन से बाहर निकला हुआ था। मुकामी पुलिस को वो अपना बयान दे चुकी थी और इसे करीबी की एक दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था। प्रोफेसर की लाश जहाँ थी वहाँ पड़ी थी। मरकज़ी महकमे सुराख रसानी के बाद शोबों के माहिरीन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये केस गैर मुल्की सफारत खाने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही थी। रोज़ा को पड़ोसियों ने हाथों हाथ लिया तो इसका गम बटाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मखमूम तो नहीं मालूम हो रही थी। फिर किसी की ज़ुबान से निकली गया, बड़े दिल गुर्दे की लड़की है, बाप इस तरह मारा गया और इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं। ग़ालिबन इसके इसी रवैये पर कैप्टन फयास इन लोगों तक जहाँ पहुँचा था जिनके यहाँ उसने पिछली रात का खाना खाया था। वो शाम 6 बजे से पौने रात 10 बजे तक हमारे साथ रही थी। साहिब खाना ने सुबर फयास को बताया। सुबर फयास आपको बताता चलो अली इमरान का बड़े अच्छे दोस्तों में से भी था और SSP है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, लेकिन जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इमरान से मदद लेता है। दोबारा नावल पे आते हैं। इसके रवैये में कोई ख़ास बात आप लोगों ने महसूस की? सुबर फयास ने सवाल किया। जी नहीं, कतई नहीं। वो मामूल के मुताबिक खुश व खुर्रम थी जहाँ मिला। भला लड़की के बारे में पूछगछ के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचा कि वह खासी सोशल किस्म की लड़की थी। फयाज ने फ़िलहाल लड़की से बराह रास्त कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की। इसने ये भी महसूस किया कि मुतल्लका सफारत खाने के ज़िम्मेदार लोग नहीं चाहते कि लड़की से इस सिलसिले में पूछगछ की जाए। शाम तक उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई जिसके मुताबिक प्रोफेसर की मौत 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। वो किसी दरिंदे का शिकार हुआ था। दरिंदे ने इसकी गर्दन दबोची थी और नरखरा बेच लिया था।
फैयाद ने एक बार फिर सफारत खाने से रब्ता किया और जैसे गुफ्तगू के दौरान मैंने फर्स्ट सेक्रेटरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतला किया, दूसरी तरफ से अजीब तरह की घटी घटी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, फैयाद ने माउथ पीस में कहा। क्या लाइन डेड हो गई? हेलो हेलो। लेकिन दूसरी तरफ अब सन्नाटा था। लाइन डेड नहीं हुई थी और ना रिसीवर के टेबल पर रखा गया था। फैयाद ने सिलसिला मुंतकिल कर दिया। चल मैं कुछ सोचता रहा, फिर लापरवाही से शानों को चुंबश दी और घर जाने के लिए उठ गया। सुबह से जजीरे मुबारक में झक मारता फिर रहा था, दोपहर का खाना तक नसीब नहीं हुआ था। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह रुककर उसने इंस्पेक्टर सुमरो को फ़ोन किया और उसे हिदायत दी थी कि जजीरे में ठहर कर लड़की की निगरानी करें, लेकिन इंस्पेक्टर सुमरो ने बताया कि सिफारत खाने वाले लड़की को वहाँ से ले गए। तुम भी वापस आ जाओ। फैयाज़ ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फैयाज़ ने एक ड्रग स्टोर का फ़ोन इस्तेमाल किया था। रिसीवर रखकर वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि गैर मुतवक्का ज़हनी झटके से दो चार होना पड़ा। सामने इमरान खड़ा हेमखाना अंदाज में जल्दी जल्दी पल के छुपका रहा था। तुम्हें करार नहीं है? फैयाद दांत पेच कर बोला। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए रुक गया था कि तुम कॉल अपने दफ्तर से नहीं कर सकते थे। तुमसे मतलब, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ज़रा आहिस्ता इमरान बखला कर चारों तरफ देखता हुआ बोला। दुकानदार को मालूम ना होना चाहिए कि आजकल मर्दों का पीछा मर्द ही कर रहे हैं। हटो सामने से। फैयाज उसे एक तरफ हटाकर बढ़ता हुआ बोला। दुकान से बाहर आकर चिल्लाट गला। मैं अपनी गाड़ी की तो बढ़ा ही था कि अचानक किसी ख्याल के तहत फिर रुक जाना पड़ा। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आया। मुझसे कुछ भी ना मालूम कर सकोगे, फैयाद ने सर्द लहजे में कहा। गालिबन तुम्हारा इशारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ है। ज़ाहिर है, फैयाद ने जवाब दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जजीरे मुबारक में चीते और भेड़िए नहीं पाए जाते। क्या मतलब? फैयाद ने पूछा। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिरों से बकवास है। वो तो तुम्हें रिपोर्ट का इल्म हो चुका है तुमसे पहले ही। अपने महकमे की कार्रवाई पर नाश करने वाले ऑफिसर उल्लू कहलाते हैं, इमरान ने कहा। बदतमीज़ी नहीं, फैयाद ने कहा। वो तो क्या करीब तरक्की होने वाली है। बोर मत करो। दिन भर थकने के बाद घर वापस जा रहा हूँ और मैं देखूँगा तुम्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इल्म क्यों कर हुआ। घर पहुँचे तुम्हें फिर भागना पड़ेगा, इसलिए मुनासिब ये होगा कि रात का खाना मेरे साथ किसी होटल में खा लो। क्या मतलब? फैयाद ने पूछा। यार फैयाज, आखिर तुम हर बात का मतलब क्यों पूछने लगते हो? तुमके मतलब भी समझ में नहीं आता, इमरान ने कहा। जानू में जाओ, फैयाज ने कहा और अपने गाड़ी में जा बैठा। कुछ दूर चलने के बाद हुक्मनुमा आईने पर नज़र पड़ी। बेशुमार गाड़ियाँ पीछे आ रही थी। वो फैयाद ने बुरा सा मुँह बनाकर सर को चुंबे दिया और घर की जानिब रवादा भरा। वैसे उलझन में ज़रूर पड़ गया था क्योंकि इमरान की पेशन गोइयाँ कभी गलत नहीं साबित होती थी। उसने उस वक्त यही कहा था कि घर पहुँच कर तुम्हें फिर भागना पड़ेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतालिक उसे सिफारत खाने से ही मालूम हुआ होगा। ख़ुद उसके महकमे से किसी किस्म की मालूमात हासिल करना आसान नहीं, फैयाद ने सोचा। घर पहुंचकर इमरान की कॉल की तस्दीक हो गई जब ये मालूम हुआ कोई अहम इत्तला आई है, लेकिन फैयाज़ की अदम मौजूदगी की बिना पर फ़ोन के नंबर बताकर हिदायत कर दी गई है कि जैसे वो घर पहुँचे इस पर रिंग करे, और यह नंबर उसी के महकमे के एक डायरेक्टर का था। फैयाद ने मेज़ पर खाना लगाने को कहा था। खाने से पहले डायरेक्टर को फ़ोन नहीं करना चाहता था। खाना खाते वक्त एक बार फिर इमरान पर शिद्दत से गुस्सा आया। अगर इमरान के पास कोई है इत्तला है तो उसे सस्पेंस में रखने की क्या ज़रूरत थी। जैसे तैसे खाना ख़त्म करने ने फ़ोन पर डायरेक्टर के नंबर डायल किया। डायरेक्टर मौजूद नहीं था, अलबत्ता फ़ोन पर उसे इसका रिकॉर्ड किया हुआ पैगाम सुनाई दिया गया, जिसके मुताबिक सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी को भी कुछ देर कबल इसी तरह हराक कर दिया गया जिसने पिछली रात जजीरे मुबारक में प्रोफेसर हार्डमैक्स मारा गया था। पैगाम में आखिर में कहा गया था कि कैप्टन फैयाज़ फर्स्ट सेक्रेटरी की रिहाइशगाह पर पहुँचे। रिसीवर पर क्रेडिट पर रखकर फैयाद ने बुरा समूह बनाया। ये मैं आपको बताता चलूँ, जिस ज़माने में नावल लिखे गए थे 70s के डेगे में, ज़ाहिर है उसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो बहुत पुराने नावल हैं लेकिन बड़े मज़ेदार हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी की लाश देखकर प्रोफेसर मैक्स की लाश यूँ ना याद आ जाती, जबकि उसका नर खराबी गर्दन से बाहर निकला हुआ था। दफतन फैयाज़ चौंक पड़ा। ठीक उसी वक्त उसके शोबे के एक डायरेक्टर ने भी उसकी जानिब तवज्जो दिलाई, जिसे फैयाज़ देखकर चौंका था। शायद वो हादसे से पहले किसी को फ़ोन कर रहा था। जी हाँ, रिसीवर में से नीचे लटक रहा था, लेकिन वो डायरेक्टर से ना कह सका। शायद फ़ोन पर आखिरी गुफ्तगू उसने ख़ुद उसी से की थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब अपने फर्स्ट सेक्रेटरी को फ़ोन पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतालिक इत्तला दी थी तो दूसरी तरफ से चंद घटी घटी आवाज़ों के अलावा और कुछ नहीं सुन सका था। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों केस बड़ी रिजम्बलेंस रखते हैं, डायरेक्टर ने कहा। जी हाँ, फैयाद ने एक बार फिर लाश को घूर के देखते हुए कहा। तुम नहीं समझे? जी, फैयाज़ बोला। वो भी 8 बजे से इमारत में तना थे। 7:45 पर सारे घर मुलज़िम आदमी को छुट्टी दे दी थी। वो दोनों
लाश वाले कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त फिंगरप्रिंट सेक्शन का अमला वहाँ मसरूफ़ करता। प्रोफेसर की लाश कहाँ है? शायद सफ़ीर की क़यामगाह पर। इस सिलसिले में सफारत खाना वालों का रवैया मुश्तबा है। क्यों? वो लोग नहीं चाहते कि उससे किसी किस्म की पूछताछ की जाए। तो फिर तुमने इस सिलसिले में क्या किया? कुछ भी नहीं जनाब, प्रोफेसर की लड़की मेरी पहुंच से बाहर है। कतई नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप नहीं देख सकेंगे प्लीज़। पोस्ट से आवाज़ आई, दोनों चौंक मुरे। पीछे इमरान खड़ा था। मैं गलत नहीं कह रहा। इमरान सर हिलाकर बोला। डायरेक्टर तो खामोश रहा, लेकिन फैयाद ने ना खुशगवार लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर से सफ़र कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि किस इस्तक़ाक़ की बिना पर यहाँ मौजूद हो? क्या इसके लिए डायरेक्टर जनरल की औलाद होना काफ़ी नहीं? डायरेक्टर के होठों पर बेख्तियार किस्म की मुस्कुराहट नमूदार होते होते रह गई। शायद वो बड़ी मुश्किल से अपनी संजीदगी बरकरार रखने में कामयाब हुआ था। अपनी ज़ुबान डायरेक्टर ने अभी तक रोक रखी थी। यहाँ से चले जाओ, फैयाज़ ने सख्त लहजे में कहा। इमरान की कोट की अंदरूनी जेब से कार्ड निकालकर फैयाज़ के चेहरे की तरफ कर दिया। माई आइडेंटिटी सर। फैयाज़ ने कार्ड उसके हाथों में झपट लिया। क्या है, मैं भी देखूं? डायरेक्टर बोला और फैयाज़ ने इमरान को घूरते हुए कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। डायरेक्टर ने कार्ड पर नज़र पड़ के कहा, तो आप वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे की हैसियत से? जी हाँ। घर से अखराज के बाद सारे मामला ख़ारजा होकर रह जाते हैं। इमरान ने कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? रोज़ा मैक्स को फ़िलहाल नज़रअंदाज कर दिया जाए? आपकी राय के मुताबिक? जी नहीं सर, सुल्तान चाहते हैं। तुम्हारे सरपरस्त करीब रिटायर हो जाएंगे। फैयाज़ बोला। क्या बकवास है? डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। अपने काम से काम रखो। फिर वो इन्हें वहाँ छोड़कर आगे बढ़ गया। अफसरों की डांट खाए बगैर तुम्हारा खाना हज़म नहीं होता। इमरान हंसकर बोला। चले जाओ वरना सर तोड़ दूँगा। फैयाज़ ने गुस्से से कहा। ज़्यादा अकड़ोगे तो गालियाँ भी खिला दूँगा। तुमने सर सुल्तान का पैगाम पहुंचा दिया, अब दफ़ा हो जाओ। फैयाज़ ने कहा। एक बात का ख्याल रखना, जो प्रोफेसर की लाश के सिलसिले में नज़रअंदाज कर दी गई है, क्या मतलब? और वो कोई जानवर था तो अपने 2-4 बाल इस राज पर ज़रूर छोड़ कर गया होगा। फैयाज़ ने उसे गौर से देखा और कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये कहकर लाश वाले कमरे की तरफ मुड़ गया। पार्ट 2 एंड हो गया। ओके जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 अब देख लीजिएगा। पुरस्कार किश्ती फिश हार्बर के एक अलग थलग हिस्से में नज़रअंदाज थी। रात के सारे 8 बज चुके थे। इस किश्ती पर सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की के अलावा और कोई नहीं था, और गैर मुल्की भी अपने हुलिये से ना तो सफ़ेद फॉर्म मालूम होता था और ना गैर मुल्की। इसने घेरदार शलवार पहन रखी थी, लंबी सी कमीज़ और ऊनी टोपी में शुमाल मगरबी इलाके का कोई बाशिंदा मालूम होता था। चेहरे की रंगत भी असल के मुकाबले में कुछ दबी दबी सी लगती थी। वो किश्ती के अरशे पे खड़ा इस तरफ अंधेरे में आंखें फाड़ रहा था जैसे किसी का मुंतज़िर हो। कभी रेडियम डायल वाले रिस्ट वॉच पर भी नज़र डालता था। ठीक 8:45 बजे कुत्ते ने खुशकी से किश्ती पर छलांग लगाई और गैर मुल्की ओ बॉय कहता हुआ इसकी तरफ झपटा। फिर वो कुत्ते का पट्टा पकड़े वे उसे केबिन में लाया था। कुत्ता पानी की बाल्टी पर टूट पड़ा। वो इस तरह पानी पी रहा था जैसे कहीं दिन से प्यासा हो। गैर मुल्की ने प्रोजेक्टर से फिल्म की रील निकाली और इंजन की तरफ चल पड़ा। बॉयलर की भट्टी खोलकर इस फिल्म को आँख में झोंक दिया और वो बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। केबिन पर वापसी में उसने कुत्ते को बाल्टी के करीब बेखबर सोते पाया। कबोर्ड से एक बोतल और गिलास निकालकर वो वस्ती में इसके करीब आ बैठा। शराब नोशी आधे घंटे तक जारी रही। फिर एक छोटी सी लॉन्च किश्ती के करीब आकर रुकी और इस पर से 3 आदमी किश्ती पर मुंतकिल हुए। जैसे वो केबिन में दाखिल हुआ, गैर मुल्की उठ गया। वो तीनों मुदवाना खड़े रहे। मेरी रवानगी के बाद यहाँ से लंगर उठा देना। बहुत बेहतर जनाब। किश्ती के अरशे पे पहुंचकर वो लॉन्च में उतर गया और फ़ौरन ही लॉन्च पर राटे भरती हुई एक तरफ निकल पड़ी। वो तीनों केबिन में सोए हुए कुत्ते को बगौर देखते जा रहे थे। दफर ने एक आदमी चौंक कर बोला, लंगर उठा दो। अब कहाँ जाएंगे? राशिद जाने, तीसरे ने कहा। राशिद ने घूरता हुआ बोला, अपने काम से काम रखो यार, खफा क्यों होते हो? नहीं, कौमों का सवाल ना किया करो। जहाँ भी जाना होगा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बड़ा जान जोखम का काम है। क्या मतलब? राशिद की बाहें तन गई। अब मैं बच्चा भी नहीं हूँ कि इन बातों का लब ना समझ सकूँ। उसने सोए हुए कुत्ते की तरफ देख कर कहा। अख्तर इसे समझाओ। राशिद ने दूसरा आदमी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस किस्म के काम करने पड़ेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो राजू? अख्तर इसका छाना झुझोड़ कर बोला। मैंने आज के अखबार में शख्स की तस्वीर देखी थी
जिसे किसी दरिंदे ने मार लिया और शायद कल सुबह फिर कोई तस्वीर देखूं। राशिद हलक पाड़ कर धरा। चलने में उसे घूमता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, शायद रोटियां लग गई हैं। वो दिन याद करो जब तुम्हारे बच्चे फाके कर रहे थे और मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब हर माह तुम्हारे घर 500 रुपये पहुँच जाते हैं, और उस ज़माने के 500 रुपये समझो आज के 5 लाख जैसे हैं। ठीक है बच्चों। राजू ने कुछ कहने के लिए होठ हिलाए थे कि अख्तर ने उसको आंख मारी। वो निचला और दांतों में दबाए दूसरी तरफ देखने लगा। आइंदा मैं इस किस्म के हवाले नहीं सुनना चाहता, राशिद ने कहा और इंजन की तरफ चला गया। बेवकूफ़ की बातों में क्या रखा है, अख्तर आहिस्ता से बोला, अब तो फंस ही चुके हैं, चलो लंगर उठाओ। कुछ ही देर बाद किश्ती हरकत में आ गई। इस वक्त वो तीनों इंजन रूम में थे। दफातन राशिद ने जाए लेकर कहा, मैं सोना चाहता हूँ, तुम किश्ती मुबारक की तरफ ले चलो। हाँ जाओ जाओ, अख्तर बोला। शिद्दत से गुस्सा आ जाए तो बाद में थकानी मालूम होती है। राशिद ने उसे तेज़ नज़रों से देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर इंजन रूम से चला गया। दरवाज़ा बोल्ड कर दो, अख्तर ने राजू से कहा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेचैन है। अख्तर दरवाज़ा बोल्ड करके फिर उसके पास लौट आए। तुम्हारे भले को कह रहा था, कुत्ता कोई खबीस रूह मालूम होता है। पिछली रात तुमने फिल्म में जिस आदमी की तस्वीर देखी थी, उसकी तस्वीर आज के अखबार में भी छपी है। राजू कुछ ना बोला। अख्तर क्या चला, आज भी शायद कोई कांडनामा अंजाम देकर आया हो, तभी तो इस तरह बेहोश पड़ा है। मैं क्या बताऊँ, राजू बर्राइयाज ने बोला। इतना जानता हूँ कि अगर धरे गए तो फांसी के तख्ते से की सैर करनी पड़ेगी। मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ, भला हम क्या जाने कुत्ता क्या करता फिर रहा है। हम तो एक मालबरदार कश्ती पर मुलाजिम है और बस ज़्यादा साल 2 साल के लिए जाएंगे। सवाल तो ये कि राशिद हमसे क्यों झूठ बोला था। हम तो उसे किसी बड़े स्मगलर का आदमी समझकर उसके झांसे में आ गए थे, लेकिन ये अंग्रेज़, तुमने देखा कैसा अजीब हुलिया बना कर आया था, कैसी रानी से पश्तो भी बोलने लगा था अंग्रेज़ होके भी। दफातन अख्तर चौक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारे किया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। राजू ने दरवाज़ा खोल दिया। राशिद सामने खड़ा इन्हें घूरने चाह रहा था, फिर वो इंजन रूम में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। क्योंकि नींद नहीं है, अख्तर ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, नींद? राजू ने मेरी नींद उड़ा दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ राशिद भाई। जो मजलूम शक्ल बनाकर बोला। राशिद एक स्टूल पर बैठते बोला, भाई तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अभी मुलाजमत तर्क नहीं कर सकते। हर बॉस को तुम पर हल्का सा भी शोबे हो गया तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा और साथ ही हम दोनों भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। राजू कुछ ना बोला। अख्तर ने हंसकर कहा, मैं इसे ही समझा रहा था, हम धरे भी गए तो ज़्यादा 2-3 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते कि इस कश्ती पर मुलाजिम है। पकड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राशिद पर पटक कर बोला। इसके चेहरे में जल रही थी। चलो मान लिया बाबा, राशिद ने। अख्तर ने सर हिलाकर कहा, जाओ सो जाओ। आदमी का जहन हर तरह की बातें सोच सकता है, जितना चाहे सोचते चले जाओ, लेकिन ज़ुबान बंदी रहनी चाहिए। अख्तर घूरते हुए बोला उन सबको। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर की मौत का पार्ट 4 है। आप पिछले पार्ट भी पढ़ें तब ये नावल सही समझ में आएगा। बहुत औसम नावल है इमरान सीरीज़ का। इमरान ने अभी तक नाश्ते की मेज़ नहीं छोड़ी थी। खुद नहीं खा रहा था, बल्कि दूसरों को खाता देखकर इस तरह खुश हो रहा था जैसे इनका खाया हुआ भी इसी के पेट में पहुंच रहा हो। और ये दूसरे जोसेफ और सुलेमान थे। जोसेफ के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि एक सयाबची था जो इमरान का बड़ा वफ़ादार था, और सुलेमान उसका बोरची था। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे और इमरान बड़े अदब से हाथ बांधे मेज़ के करीब खड़ा था। इन दिनों हफ्ते में एक बार यूँ भी होता था कि इमरान नाश्ता तैयार करके दोपहर का खाना पकाता, शाम की चाय बनाता और रात का खाना भी इन्हें खिलाए बगैर फ्लैट के बाहर कदम ना रखता था। इस दिन का नाम उसने यौम ख़दमत रखा था। जोसेफ को उसकी हरकत कतई पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी। इमरान गर्दन पकड़कर उसे मेज़ के करीब बैठा देता और सुलेमान तो ठहरे हुक्म का गुलाम बड़ी सादतमंदी से मेज़ पर जम जाता था और निज़ाम सक्के की तरह हुक्मरानी शुरू कर देता था। दरिया और सुलेमान ने दलिए की काब की तरफ इशारा करके कहा, बहुत बेहतर जनाब। इमरान झुककर काब उठाता हुआ किचन की तरफ चला गया। तुम साला बेशरम हो। जोसेफ ने सुलेमान को आँख दिखाई। वो भाई तुझे साहब की खुशी एक आँख नहीं पाती, सुलेमान ने कहा। बॉस पर खुदा रहम करे, जोसेफ ठंडी सांस लेकर बोला। हफ्ते को इस पर नकूटों का साया हो जाता है। क्या ये तेरे मुल्क की कोई फिल्म स्टार है? ज़ुबान बंद करो, नकोटा 3 सरों वाला सांप है। सुलेमान कुछ कहने वाला ही था कि इमरान वापस आ गया। दलिया तो ख़त्म हो गया है जनाब अली। खैर कोई बात नहीं, सुलेमान ने लापरवाही से कहते हुए कहा। 3 सरों वाले सांप का क्या मतलब होता है? जोसेफ को टीक कर बोला। जोसेफ ने कहा, बस करो। फिर जोसेफ उठ ही गया। कॉफ़ी और उडेलू जनाब, इमरान ने बड़े अदब से कहा। मुझे माफ़ कर दो बॉस, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ नहीं ठहरा।
बहुत नसीब है। सुलेमान ठंडी सांस देकर बोला, वो किस तरह जनाब अली, आप जैसे बड़े आदमी का आंखा बनना पसंद नहीं करता। कह रहा था कि हफ्ते को बॉस पर नेकोटा का साया हो जाता है। नेकोटा, जी हाँ, मैं समझा था कि शायद हॉलीवुड की किसी अदाकारा का नाम हो। इमरान ने कहा, तो फिर? कहने लगा, 3 सरों वाले सांप को कहते हैं। वो तो मैं खुद ही हूँ जनाब अली। अली इमरान शर्मीले लहजे में बोला, आपको कुछ और चाहिए? ग्रे रंग वाला सूट चाहिए, आज मैटरनिटी शो देखने जाऊँगा। बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी प्रेस किए देता हूँ। कोट की जेब में 10 का एक नोट भी रख दीजिएगा। लेकिन मेरी जेब में तो इस वक्त सिर्फ 62 पैसे पड़े हैं जनाब, मुझसे उधार ले लीजिए। सुलेमान ने बड़ी फ़राक दिली से कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, क्या मैं मेज़ साफ़ कर दूँ? ठीक इसी वक्त किसी ने बाहर से बेल का बटन दबाया। ज़रा देखिए तो कौन है? सुलेमान ने बुरा मुंह बना कर कहा, बहुत बेहतर जनाब। इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और फिर जल्दी से बंद करके वो सुलेमान से कहा, कैप्टन फैयाज़ है जनाब। अरे बाप रे बाप, सुलेमान की हालत ख़राब हो गई और फिर वो किचन की तरफ भाग निकला। इमरान ने दोबारा दरवाज़ा खोलकर कैप्टन फैयाज़ को अंदर आने का कहा। कमरे में दाखिल होकर फैयाज़ ने उसे घूरती हुई नज़रों से देख कर कहा, कौन था? कोई भी नहीं, तुमने बड़े अदब से किसी को मेरे आने की इत्तला दी थी। अरे वो तो मेरे आज के साथ थे। क्या मतलब? सुलेमान साहब बकवास मत करो, मैं देखूँगा। घर हाजिर है सुबर फैयाज़, तलाशी के वारंट के बगैर भी तुम तलाशी ले सकते हो। फैयाज़ ने इसी पेशकश पर तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। फ्लैट का कोना कोना छान मार कर फिर निशेज़ के कमरे में आ बैठा। तुम खामखा वहम हो गया था। 10 हफ्ते में एक बार आवाम का खादिम बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बुढ़ापे में ड्यूटी करने का इरादा है। फ़िलहाल मेरे कब्ज़े में 2 अदद अमाम है, जोसेफ और सुलेमान। खिलाफ मामूल फैयाज़ के चेहरे पे उकताहट के ऐसा नहीं था। ऐसा मालूम होता था जैसे इमरान की बातों में बड़े खलूस से दिलचस्पी ले रहा हो। 2 तरह के आवाम सुन लो, इमरान ने फैयाज़ की तरफ देखते हुए कहा। सारी दुनिया में से 2 किस्म के आवाम पाए जाते हैं, सादतमंद और इजाज़ करने वाले आवाम। जोसेफ सादतमंद आवाम का नुमाइंदा है और सुलेमान इजाज़ करने वालों का। लिहाजा अभी मैं उसके लिए एक सूट प्रेस करूँगा क्योंकि आज वो शो देखने का इरादा रखता है। रात जोसेफ तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ कि तुम अपनी मांग ख़त्म करने का कब ऐलान करते हो। फैयाज़ मुस्कुरा कर बोला, सवाल बात का नहीं काम का है, इसके मुंतज़िर रहो कि काम कम ख़त्म होता है। क्या मतलब? अब दोपहर का खाना तैयार करूँगा, तुम चाहो तो दोपहर का खाना हम आम के साथ ही खा सकते हो। मैं नहीं समझा, हफ्ते को सुबह से रात तक आवाम की खिदमत करता रहता हूँ। वो तो कहो तुम आ गए, वरना इस वक्त सुलेमान मुझसे एक बार फिर कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। दोपहर के खाने पर इसकी तनकीदें हों तो मेरी दावत कबूल कर लो। मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। फैयाज़ हंसकर बोला, मजबूरी है जनाब, लीडली बहरहाल करनी है। आदमी कब बनोगे? फैयाज़ ने पूछा। यही सबसे मुश्किल काम है, इसलिए तो लीडरी की सोचिए। खैर ख़त्म करो, मैं बताने आ रहा हूँ कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला। लाश के आसपास कुछ बाल मिले। स्टेब्लिश के रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी कुत्ते के बाल हैं। इस इमारत में पाए जाने वाले किसी कुत्ते के भी हो सकते हैं। नहीं, वहाँ कुत्ते नहीं थे। और मुबारक की इमारत में भी कुत्ते नहीं थे जहाँ प्रोफेसर की लाश मिली। हाँ, वहाँ भी नहीं थे। जज़ीरे मुबारक की इस इमारत और यहाँ शहर में फर्स्ट स्ट्रीट की रहाइशगाह के दरमियान कितना फासला होगा? मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। फैयाज़ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बस समझो कोई आवारा कुत्ता मालूम नहीं होता। इतना ही ख़तरनाक है तो इसकी निगरानी के लिए भी 2-4 आदमी साथ में होंगे। मैं इसके इम्कानात पर गौर करता हूँ, किए जाओ। अच्छा, मुझे इजाज़त दो, अभी कोफ्ते के लिए मिसाला भी इसमें तो मेरे साथ चलना होगा। नामुमकिन आवाम की इजाज़त हासिल के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकल सकता। मजाक किसी और वक्त पर उठा रखो, बहुत ज़रूरी है। मेरे आवाम, प्लीज़ इमरान, इन दोनों से इजाज़त दिलवा दो। क्यों बकवास कर रहे हो? यकीन करो, अपने बनाए हुए दस्तूर का पाबंद। हफ्ते में एक दिन इन्हीं दोनों की खदमत मैंने अपने ऊपर रख ली है। मेरी तरफ से इजाज़त है साहब, दफ़तन। सुलेमान ने कमरे में दाखिल होकर कहा। गालिबन वो छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। बाकी एक शर्त के साथ। शर्त भी है? इमरान ने कहा। जी हाँ, 10 रुपये आप मुझसे ज़रूर कर्ज लेंगे। मंजूर। अच्छा, मैं मिस्टर जोसेफ को भी बुला लो, अपने कमरे में बैठा रो रहा है। क्यों? उसे कुछ यकीन हो चला है कि आप? सुलेमान ने कहते हुए अपने कनपटी के करीब उंगली नचाई। बेचारे सादतमंद आवाम। इमरान का लहजा दरलाकना। चल मैं खामोश रहकर बोला, और वो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखता है तो फिर उससे नालायक की इजाज़त दरकार नहीं। मैं चल रहा हूँ फैयाज़। इस दौरान में कैप्टन फैयाज़ के चेहरे पर बेजारी के असरात नजर आने लगे थे। कुछ देर बाद फैयाज़ की गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़ रही थी। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था और इमरान उसके बराबर ही खामोश बैठा चारों तरफ देख रहा था। आखिर सर सुल्तान की तरफ बराह रास्त इस किस्म की तजवीज़ क्यों नहीं आई? फैयाज़ कुछ देर बाद बोला, मेरा ख्याल है सर सुल्तान से इनकी है। रोज़ा में एक ज़्यादा 24 साल की होगी। इमरान ने ठंडी सल देकर कहा है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
सर सुल्तान की हिदायत के मुताबिक मैंने लड़की से बराह रास्त पूछगछ नहीं की, लेकिन उसने सफ़ीर को कुछ नहीं बताया। फैयाज़ ने कहा, सोरो फैयाज़, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो कहीं तो ले जाओगे। फैयाज़ ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया। इमरान उसे देखे जा रहा था। दादान संजीदगी इख्तियार करके बोला, अगर तुम मुझे किसी कार्रवाई शनाख्त के लिए ले जा रहे हो तो इस ख्याल से बात रहो तो तुम समझ गए। फैयाज़, हूँ सुन रहा हूँ, गाड़ी यहीं रोक दो। खूब, तो तुम्हें यकीन है कि रोज़ा मैक्स तुम्हें बचाने लेगी? कैप्टन फैयाज़, सर सुल्तान की हिदायत का मतलब ये था कि तुम महज ज़ाब्ते की कार्रवाई करते रहो। ये भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। रोज़ा मैक्स का कहना है कि एक मुकामी आदमी प्रोफेसर मैक्स से में आता जा रहा था, जिसका हुलिया पूरे शहर में से एकदम परफेक्ट होता है। सफ़ीर ने तुम्हें उसका हुलिया बताया? हाँ, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो रोज़ा कार्रवाई शनाख्त के लिए पहले ही से मौजूद होगी। बाकी तुम ठीक समझो। तो तुम सफ़ीर को मुतला करके मेरे पास आए हो कि किसी को शनाख्त कार्रवाई के लिए ला रहे हो? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस तुम मेरे साथ हो गए। तो फिर तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इमरान चखा, क्या मतलब? यार, हेमकों की बातों का भी कोई मतलब होता है? चलो जहाँ जी चाहे ले चलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फैयाज़ उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में तशवीश के असरात नज़र आने लगे। गाड़ी सफ़ीर की कैमगाह के बाहर फाटक पर पहुंची थी कि खुद सफ़ीर फाटक की तरफ आता नजर दिया। बदहवासी उसके चेहरे से जाहिर थी और सांस फूला हुआ ऑफिसर वो गायब हो गई। उसे देखकर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। कब की बात है? फैयाद ने पूछा। अभी मैंने उसे बुलवाया, जहाँ मुकीम थी वहाँ नहीं मिले। कोई और भी था उसके साथ? 2 मुलाजिम, दोनों उसी इमारत में बेहोश मिले। और आप उसे हमारी तहवील में दे देते तो शायद ऐसा ना होता। फैयाद ने कहा, कुछ करो ऑफिसर, मैं बड़ी दुश्वारियों में पड़ गया हूँ। दोनों मुलाजिम कहीं इसी इमारत में? पता बताइए, हम खुद देख लेंगे। सुलेमान, सफ़ीर ने उसे पता लिखवाया और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। ये सफ़ीर है, फिल्मी वाले। इमरान पुरतशवीश लहजे में बोला, क्या मतलब? कुछ ने, मेरा वक्त बर्बाद कराते फिर रहे हो। ज़रा इस इमारत तक और चलो। अब इन दोनों नौकरों से भी सुन लें। कुछ देर बाद गाड़ी मॉडल टाउन की एक इमारत के करीब रुकी। सोबर फैयाज़, इमरान में दाखिल होने से पहले अपने किसी मातहत को फ़ोन कर दो। इमरान ने भर्राई आवाज़ में कहा, क्या मतलब? कायदे की बात बताइए। हूँ यहाँ फ़ोन कहाँ से करूँ? बता चुका हूँ, जाने में मोबाइल नहीं होते थे। अच्छी बात है, तो मुझे यहीं छोड़ जाओ। क्या कहना चाहते हैं कि इमारत में दाखिल होने ना होना तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं है। अच्छी बात है, मैं खुद ही देखता हूँ। तो तुम्हें इतना हैबंग नहीं सकता? क्या मतलब? कुछ भी नहीं। सफ़ीर साहब ने अजरा नात अपना आदमी तुम्हारे साथ नहीं भेजा। वो दोनों मुलाजमीन भी यहाँ बेहोश पाए गए थे। कम अज़ कम सफ़ीर की किसी आदमी की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए था। हो सकता है कोई अंदर मौजूद हो। सफ़ीर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी खैरियत? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, इसलिए नाचीज़ का मशवरा है कि सीधे अपने ऑफिस जाओ और वहाँ से सफ़ीर को फ़ोन कर कहो कि इन दोनों मुलाजमीन को तुम्हारे ऑफिस भिजवा दे। फैयाज़ सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो। गाड़ी दोबारा स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। आखिर सुल्तान, फैयाज़ कुछ कहते रह गए। सुल्तान की बात ना करो। क्यों? मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुम तक वो पैगाम क्यों भिजवाया था। हूँ, अच्छा। फैयाज़ पुरतफक्कुर लहजे में बोला, तो फिर मैं इन दोनों मुलाजमीन का बैग लेकर खामोशी से बैठा रहूँ। ज़हीन बच्चे माले की तह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिद मेरी ज़िंदगी तल कर देंगे। सुल्तान का पैगाम इनके गोजोसार किया जा सकता है, जहन्नुम में जाए। फैयाज़ बना कर बोला, 2 रातों से नींद को तरसना। इमरान कुछ ना बोला। उसकी नज़रें बार बार उकबनुमा आईने की तरफ उठ रही थी। फैयाज़, अगले मोड़ से निकालो गाड़ी। क्यों? मोड़ो मोड़ो। फैयाज़ ने एलो इज्जत के बगैर इसके मशवरे पर अमल कर देगा। सारी बदले गिन के लेना है। अब अगली गली में मोड़कर दूसरी तरफ निकल लो। ओह, फैयाज़ खुरनुमा आईने में नज़र डालते हुए बुड़बुड़ाया, ताक़ुफ़ फ़िक्र ना करो, चले चलो। गली से निकल कर वो दूसरी तरफ पड़ा। खुरनुमा आईने में नीले रंग की फॉक्सवैगन अब भी नज़र आ रही थी। अब क्या ख्याल है? ताक़ुफ़ का सिलसिला सफ़ीर की कोठी से शुरू हुआ था। अब देखना है कि तुम वुल्फ़ॉर्म हो या मैं रक्श कमर हो, लिहाजा मुझे टुप टिप के करीब उतार देना। इससे क्या होगा? यार, अकल इस्तेमाल करो। तुम्हारा ताक़ुफ़ मकसूद होता तो सफ़ीर की कोठी तक पहुँचने से पहले गाड़ी दिखाई देती। अच्छा, समझ गया। इमरान कुछ नहीं बोला। नीली गाड़ी ताक़ुफ़ करती रही। टिप टॉप के करीब फैयाद ने गाड़ी रोक दी। फॉक्सवैगन आगे बढ़ती चली गई। कुछ दूर जाकर वो भी रुकी थी। इमरान गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर खड़ा होकर फैयाद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यूँ वैगन जहाँ थी वहीं खड़ी रही। इमरान ने सर को खफीफ से चुम्बेश दी और क्लब के कंपाउंड में दाखिल हो गया, लेकिन उसका रुख इमारत के बजाय पार्किंग शीट की तरफ था। एक सतून की ओट में रुककर फाटक की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद नीली काली कंपाउंड में दाखिल हुई। इमरान इस पोजीशन में था कि इमारत के सब दरवाजे वाले सिंक के अलावा और किस तरफ से भी नहीं देखा जा सकता था। गाड़ी से उतरकर खैर मुल्क की हिप्पी
सदर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान उसे देखकर चौंका, फिर मायना खैस मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो सदर दरवाजे के करीब पहुंचा। हिप्पी थोड़े ही फासले पर खड़ा शायद डाइनिंग हॉल में बैठे लोगों का जायजा ले रहा था। इमरान ने तवील सांस ली और आगे बढ़कर ऐसी हरकत पर बैठा जिसे मामूली अकल वाला कोई सुराग रसा भी हिकमत अमली तस्लीम करने पर तैयार न होता। उसने हिप्पी से मुदवाना पूछा कि आपको गाइड की ज़रूरत है। हिप्पी ने उसे गौर से देखा और पुरमसर्रत अंदाज में उछल पड़ा। तुम गाइड? उसकी चहकती हुई आवाज़ पर हॉल के दूसरे लोग भी मुतवज्जो। जी हाँ जनाब, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था तुम खुद ही मुझ से मिल बैठोगे। इमरान का बाजू पकड़कर गर्मजोशी का मुजाहरा करते बोला, आओ पहले कुछ खा पी ले मेरे दोस्त, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो उसे खींचता हुआ एक काली मेज़ की तरफ ले आया। बैठो बैठो, ऐसा मासूम चेहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इमरान किसी सादतमंद बच्चे की तरह उसके कहने पर अमल कर रहा था। हिप्पी ने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। मैं सिर्फ चाय पीता। इमरान शर्मीले लहजे में बोला, अच्छा इनके लिए चाय ले आओ। वेटर के चले जाने के बाद मैं इमरान के हाथ पर हाथ मारकर बोला, बहुत दूर से तुम्हारा ताक़ुब करता चला आ रहा था। मेरा ताक़ुब? इमरान ने हमखाना अंदाज में मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की। हाथ उठाकर बोला, पहले मेरी बात सुनो, मुझे कैसे चेहरे की तलाश थी? ऐसे चेहरे की? हाँ, इतनी मासूमियत मैंने किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखी। दुनिया की बेहतरीन अक़वाम से मेरा रब्ता रहा है, लेकिन तुम? इमरान किसी ना तजुर्बेकार लड़की की तरह शर्माता रहा। और हिप्पी का जोश और इस तरह बढ़ता जा रहा था। कुछ कहते कहते रुककर इसने अपना निचला होठ दांतों में दबा लिया और इमरान को शौक नज़र से देखता रहा। इमरान सर झुका बैठा रहा। आखिरकार हिप्पी ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कहूँगा। मेरे फ़ायदे की? हाँ, पहले ये बताओ कि क्या करते हो? इमरान ने कहा, आजकल तो बेकार हो, उससे पहले कमीशन एजेंट था। किस चीज़ की एजेंसी थी? ये ना पूछो, बता दो, शर्म आती है। शर्म की बात? बताओ, शायद इससे बेहतर कोई काम तुम्हारे लिए तलाश कर सकूं। इमरान ने कहा, दरअसल मैं पुलिस यूनिफॉर्म वो पुरमतवक्किल लहजे में बोला, आम लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते ऐसे लोगों को, इसलिए तो बताते हो, शर्म आती है। खैर खैर, तो मेरी तजवीज़ सुनोगे तो उछल पड़ोगे। इतने में वेटर तलब की भी अशिया ले आया। इमरान चायदानी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इससे कबल की सारी गुफ्तगू उसके लिए बेमायनी हो गई है। जल्द से जल्द प्याली में चाय उंडेल कर पीना चाहता हूँ। मैं तुम अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हिप्पी ने सैंडविच पर सॉस लगाते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर, मैं हॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्मी इदारे का नुमाइंदा हूँ। ओ, तब तो तुमने सूफिया लाहौरी को भी करीब से देखा होगा। इमरान चक्कर बोला, क्यों नहीं क्यों नहीं, कैसी लगती है? इमरान ने शर्म आलू नदीदेपन का मुजाहरा करते हुए पूछा। अब इसमें क्या रखा है? हिप्पी ने बेजारी से कहा। हाँ जनाब, तस्वीर की मौत का 5वां पार्ट। इमरान ने हिप्पी से पूछा, सूफिया लाहौरी कैसी रखती है? हिप्पी ने बेजारी से कहा, उसमें क्या रखा है? नहीं, ऐसा ना कहो, वो हमेशा मुझे अच्छी लगती रहेगी। क्या तुमने उससे करीब से देखना चाहते हो? मेरा मुकद्दर कहाँ? तब तो तुम सचमुच मेरी तजवीज़ सुनकर उछल पड़ोगे। अरे तो बताओ ना, इमरान ने कहा। हमारा इदारा अमन के मौजू पर एक फ़िल्म बनाना चाहता है, लिहाजा इसके लिए हमें एक मासूम चेहरे की तलाश थी, और तुम उस सारा चेहरा वाकई मासूम है। सचमुच? इमरान बेहद खुशी का इजहार करते हुए बोला। हाँ, और अब तुम मुझे बताओ, क्या ये पेशा अपने लिए मुनासिब समझते हो? हाय, मैं तो बचपन से फिल्मी हीरो बनने के ख्वाब देखता हूँ। बस, तो मैं तुम्हारे मुताबिक तस्वीरों की एक रील तैयार करके पहली फ़्लाइट से हॉलीवुड भिजवा दूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो मेरे दोस्त? हिप्पी ने कहकर आया चलना में हंसा रहा, फिर बोला, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हिप्पी ने वेटर को तलब करके बिल की कीमत अदा की और वो दोनों उड़कर बाहर आए। गाड़ी के करीब पहुंचकर हिप्पी ने इमरान के लिए अगले नशिस्त का दरवाज़ा खोला, फिर दूसरी तरफ से ख़ुद भी बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मुझे अपने घर ले चलो। ज़रूर ज़रूर, लेकिन आजकल मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। 2 माह से अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सका, इसलिए मुझे इनकी खिदमत करनी पड़ती है। क्या मतलब? इनके लिए खाना और नाश्ता तैयार करना पड़ता है। जब तक तनख्वाह अदा ना करो, इन सीधा ज़िंदगी बसर होगी। क्या ये तुम्हारे मुल्क का कानून है? उसने इमरान से पूछा। नहीं, ये बस आपस में समझौते की बात है। फितरतन भी मासूम ही लगते हो। हिप्पी हंस कर बोला, बहरहाल इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे घर चलूँगा। रील तैयार करनी है ना, कुछ तस्वीरें वहाँ भी लूँगा।
किस कदर हिचकिचाहट जाहिर करने का इमरान इस पर तैयार हो गया। फ्लैट बंद था, शायद सुलेमान जोसेफ को भी बेगाकर अपने साथ कहीं ले गया था। एक कुंजी इमरान की जेब में भी मौजूद थी, लेकिन वो मायूस अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर, वो दोनों किसी तरह निकल गए। कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। पीने का वैसे उसने इमरान को फ्लैट के दरवाजे के करीब खड़ा करके एक बार फिर कैमरा चलाया था। फिर वो दोबारा नीचे आया और हिप्पी ने सड़क की दूसरी जानिब से बिल्डिंग की तस्वीर भी ली। बड़ी अजीब बात है। क्या मतलब? इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक तुमने ना अपना नाम बताया ना मेरा नाम जानने की कोशिश की। नामों में क्या रखा है मेरे दोस्त? हिप्पी बोला, नाम ही तो एक दूसरे से बहुत दूर कर देते हैं। तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। क्या हम अब फिल्म से फ़लसफ़े के दौर में दाखिल हो रहे हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। ख़त्म करो, चलो बैठो गाड़ी में। तुम मुझे विलियम कह सकते हो, मैं इमरान हूँ। दोनों ने हेमोको की तरह हंसते हुए हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठ गए। अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास ले चलो, हिप्पी ने इमरान से कहा। अगर ज़माना चाहते हो तो किसी बैंकर के पास ले चलो। गर्लफ्रेंड बेचारी सिलसिले में क्या कर सकेगी? हिमाकत की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों के साथ तुम्हारा रवैया भी फिल्माना चाहता हूँ, हिप्पी ने कहा। मेरा सिरे से कोई रवैया नहीं होगा, अलबत्ता लड़कियों का रवैया साउंड ट्रैक के बगैर समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझा, हिप्पी ने पूछा। गालियाँ देती हैं अगर गरीब से भी गुजर जाऊँ। फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, हिप्पी ने बोला। मुझे आज तक किसी लड़की ने लिफ्ट ही नहीं दी, इमरान ने कहा। हालांकि बड़े हैंडसम हो, इमरान ने कहा। शुक्रिया, शर्मा कर इमरान बोला। अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें एक लड़की के पास ले चलता हूँ। कितनी देर में दोस्त बन जाएगी? तुम्हारी अपनी सलाहियत पर मुनहसर है। इसका एहसान मुझ पर होगा तो फिर तुम्हारा ज़ाया ना करूँ। क्यों? लड़की के करीब पहुँचते ही मेरी ग्रामर बहुत कमज़ोर हो जाती है। लड़कियों से डरते हो? इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। मैंने सुना था कि तुम्हारे मुल्क में अब भी शर्मीले औरतें पाई जाती हैं, लेकिन तुम शायद उनसे भी ज़्यादा शर्मीले हो। मुझे यकीन है कि पहले फिल्मी स्टार बन जाओगे। मगरिब की लड़कियाँ तुम पर जान देती हैं, तब तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? लड़कियों की बात ना करो, कमाल है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से साहिल इलाके की तरफ चली जा रही थी। बिलाखिर एक इमारत के सामने रुकी। उतरो, हिप्पी बोला। इमरान खुशी से उतर गया। हिप्पी उसे इमारत की तरफ धकेलते हुए बोला, चलो यहाँ एक ऐसी लड़की रहती है जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वो देखो दोस्त, इमरान हाँफ कर बोला। हिप्पी ने कहका लगाया और उसे धकेलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ने लगा। कॉल बेल का बटन दबाने पर किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। दोनों तवील रहदारी से गुजर कर एक कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा खोलने वाला भी हिप्पी की तरह सफ़ेद फॉर्म था और उसके अंदाज से ज़ाहिर होता था जैसे हिप्पी के मुकाबले में कमतर हैसियत रखता हो। हिप्पी ने उससे कहा, लड़की को लाओ। वो चला गया और इमरान ने पूछा, कौन सी पीते हो? अभी मेरी शादी नहीं, इमरान शर्मा कर बोला। क्या मतलब? हमारे यहाँ कुंवारे शाज़ो नादिर ही पीते हैं, शादी के बाद अलबत्ता कानून गलत करने के लिए पीनी पड़ती है। बकवास मत करो दफ़ातन। हिप्पी का लहजा बदल गया। अच्छी बात है, इमरान ने सादतमंदी में सर को चुम भेज दी। क्या तुम मुझे हेमक समझता? हिप्पी उसे घूरता हुआ बोला। मेरे अलावा इस भरी दुनिया में तुम्हें एक भी हेमक नहीं मिलेगा, इमरान ने गमनाक लहजे में कहा। दफ़ातन एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इमरान पर नज़र पड़ते इस तरह लटक गई जैसा गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ा है। हिप्पी उससे देखकर उठा नहीं था। वो कभी इमरान की तरफ देखता और कभी लड़की की तरफ। दफ़ातन किसी कटकने कुत्ते की तरह गौर रहा। क्या ये आदमी प्रोफेसर से मिलता था? नहीं तो। वो बरजस्ता बोली। तुम झूठ बोल रही हो, हठधर्मी का कोई इलाज नहीं है, लड़की ने लापरवाही से कहा। तुमने ही हुलिया बताया था। मैंने कहा था कि खूबसूरत सा नौजवान था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ लगता था। हिप्पी ने कहा, पुलिस इन्फॉर्मर है। तो फिर मैं क्या करूं? लड़की ने कहा। इमरान हैरत से मुंह फाड़े कभी रोज़ा मैक्स की शक्ल देखता था और कभी हिप्पी की। तुम बोलो दफ़ातन। हिप्पी रिवॉल्वर निकाल कर उसका रुख इमरान की तरफ करते हुए बोला, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? मेरे ख्याल से मैं किसी पागल के चक्कर में पड़ गया। इमरान ने खौफज़दा लहजे में कहा। मेरे साल का जवाब दो। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि लड़कियाँ मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करती। मेरी किसी लड़की से दोस्ती नहीं है, लेकिन तुम ये किस्सा निकाल बैठे। तुम पुलिस इन्फॉर्मर हो, हिप्पी ने कहा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, और इस वक्त भी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से उतरकर टिपटॉप ऑफिस में दाखिल हुआ था। इमरान ने कहा। तो इसी ऑफिसर के लिए तुम प्रोफेसर मैक्स से मिलते? तो प्रोफेसर मैक्स, इमरान को सोचता बोला, कहीं ये नाम सुना तो है। ओ मेरा खुदा, ये वो लड़की है क्या? मतलब हाँ, तुमने भी किसी रोज़ा मैक्स का नाम ही लिया था? हाँ, तो फिर तुम इस ऑफिसर को इसी लड़की की तलाश थी। तुम इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहे हो जैसे यहाँ से ज़िंदा वापस आ सकोगे। क्या मतलब? इमरान की आवाज़ की कपकाट फितरी मालूम होती थी। तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते अली इमरान, और ना मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। तो वो फिल्म वाली कंपनी वाली बात बकवास बंद करो। अच्छा, रिवॉल्वर जेब में रख लो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। सोफिया लारेंजा जहन्नुम में, इमरान ने कहा। किलाट। हिप्पी ने रिवॉल्वर को रुख इमरान की तरफ किए हुए किसी को आवाज़ दी।
रोज़ा मैक्स बुरा सा मुँह बनाते हुए छत की तरफ देख रही थी, लेकिन हिप्पी की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हो गई। वही आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ जिसने कुछ देर कबल रोज़ा मैक्स को कमरे में पहुँचाया था। इस आदमी के हाथ पाँव बंद हैं। मैं नहीं समझ सकता, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इमरान ने हिप्पी से कहा। प्रोफेसर किसका मेहमान था? हिप्पी ने कहा और हाथ उठाकर इमरान को रोक दिया। उस आदमी को रोक दिया जो इमरान की तरफ बढ़ रहा था। सुनो दोस्त, मैं किसी प्रोफेसर से वाकिफ़ नहीं हूँ और इस लड़की को भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या गलत है? तुम CID के डायरेक्टर जनरल के बेटे हो, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और तुम एक ख़तरनाक आदमी हो, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आवारा ज़रूर हो, इसलिए बाप से ताल्लुकात ख़राब हो गए। मैं जानता हूँ। बस तो फिर ये खेल ख़त्म करो। पुलिस ने रोज़ा मैक्स से किसी किस्म की पूछगछ क्यों नहीं की? पुलिस इन्फॉर्मर्स इन लोगों को इतलात फराहम करता है, इनके राजों से वाकिफ़ नहीं होता। इतनी अकल तो तुम भी रखते हो। तो फिर अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? हिप्पी झुंझला कर बोला। बहुत देर बाद कोई अक्लमंदी की बात की। ऐसे ही औकात में दूसरों के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन मुआवजा मामूली नहीं होता। और तुम ये मालूम करना चाहते हो कि पुलिस ने रोज़ा मैक्स से किस किस्म की पूछगछ नहीं की, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकूँगा। मुझे याद आ गया। क्या है? शायद इसी गैर मुल्की का किस्सा है जिसे मुबारकी की इमारत में किसी दरिंदे ने ख़त्म कर दिया था। रोज़ा और हिप्पी दोनों इमरान को घूर रहे थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर हिप्पी दूसरे आदमी से बोला, लड़की को ले आओ। रोज़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ, बात करो। मैं क्या करूं? बात तो तुम्हें करनी चाहिए, इमरान ने कहा। नहीं, तुम बस बताओ कि मुझे इस सिलसिले में तुमसे क्या कहना चाहिए। हिप्पी उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरी सारी खुशियाँ खाक में मिला दी, इमरान ने रोते हुए कहा। इमरान के चेहरे पर गैर गम के तासुर थे। देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम जो कुछ भी जानते हो मैं उसकी तरदीद नहीं करूँगा, इमरान बदस्तूर खतरनाक लहजे में बोला। लेकिन ये हकीकत है कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी तंग आ गया हूँ, तब्दीली चाहता हूँ। लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया, मुझे फांसने के लिए इस किस्म का ख्याल फैला बैठे। फजूल बात ख़त्म करो, हिप्पी चीख कर बोला। अब नहीं बोलूँगा, जो चाहे कर लो। तो मुझे बताओ कि प्रोफेसर मैक्स हकीकतन किसका मेहमान था? 2000 रुपये लूँगा और 2 दिन में बताऊँगा कि किसका मेहमान था। बकवास बंद करो। तुम आदमी हो ज़ुबान चलाने की मशीन, मैं दूसरों को मार देने की मशीन भी हूँ। अच्छी बात है, तो फिर फायर करो, बैठ जाओ, वरना सचमुच करो फायर। इमरान धड़ा गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम अव्वल दर्जे के गधे हो, इमरान ने उस हिप्पी को कहा। तुम्हें धमकाना भी नहीं आता। बकवास बंद करो, फायर करो। इमरान फिर चीखा। बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा, तुम फायर करो। मेरी बात सुनो। हिप्पी आंखें निकाल कर बोला, हरगिज़ नहीं, अब 2 लाख में भी तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ठीक इसी वक्त कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ, जैसे देखते हिप्पी बुखलाकर खड़ा हो गए। ये की हरकत है, रिवॉल्वर जेब में रख लो, आने वाले ने सर्द लहजे में कहा। हिप्पी ने खौफजदगी का मुजाहरा करते हुए उसके हुक्म की तामील की। इमरान नए आने वाले को तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। कुछ अजीब सा हुलिया था उसका। था तो गैर मुल्की, लेकिन सर और चेहरे पर नाम को भी बाल नहीं थे, भवें तक सफ़ेद थी। मुझे अफसोस है मिस्टर रन। इमरान बैठ जाओ। इमरान हैरानी से उसे देख रहा था। और तुम बाहर जाओ, आने वाले ने हिप्पी को मुखातिब करके सकलेचे में कहा। वो चुपचाप कमरे से चला गया। मेरा नाम डेविड बक्सर है, बड़ी खुश हुई मिलकर, इमरान ने उठकर उससे मुसाफा करते हुए कहा। क्या तुम मुझे बताओगे कि किस तरह तुम्हें यहाँ लाया था? क्यों नहीं? और फिर उसने पूरी कहानी सुना दी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, डेविड बक्सर ने तवील सान लेकर कहा, लेकिन इस तरह नहीं, बदतमीज़ ने घटिया हरकत की और घटिया तरीका इख्तियार किया, इसके लिए मैं माजरत हूँ। कोई बात नहीं, सब चलता है, इमरान हंसकर बोला। मैं तुम दोनों की तो ये सुनता रहा हूँ, तुम वाकई बहुत दिलेर आदमी हो। कोई ख़ास दिलेर में नहीं हूँ, बस इसकी हरदर्मी पर गुस्सा आ गया था। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि इसका ज़ाला हो जाए। सवाल तो ये है कि मैं 1 मिनट, डेविड बक्सर हाथ उठाकर बोला। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। अच्छी बात है। सिगरेट? नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता, इमरान ने कहा। खैर, तो मैं कह रहा था, सबसे पहले जहन नशीन कर लो कि प्रोफेसर मैक्स या सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की अमवात का ताल्लुक हमारी ज़ात से नहीं है। चलो तस्लीम कर लिया। रोज़ा मैक्स से भी सिर्फ इतना मालूम करना चाहते थे कि प्रोफेसर हकीकतन किसका मेहमान था, लेकिन वो नहीं बता सकी। इमरान ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस बारे में जानता हूँ, अलबत्ता मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 2000 रुपये। मेरी तरफ से 4000 की पेशकश है मिस्टर अमली। इमरान, और 2 दिन की मोहलत है। मंजूर। दूसरी बात, रोज़ा मैक्स को मुतल्ला लोगों तक पहुँचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मज़ीद 1000 दूँगा, यानी मजमूई तौर पे 5000। इमरान ने खुश होते हुए कहा। 5000 और 2500 में तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन रोज़ा को तुम कहाँ पहुँचाओगे? सफारत खाने में? नहीं। कैप्टन फैयाज़ यानी कि ऑफिसर जिस केस की तफ्तीश कर रहा है वो भी नहीं। तो फिर तुम उसे अपने बाप रहमान के पास ले जाओगे और उनसे कहोगे कि डेविड बकनर की तरफ से माजरत के साथ
या तुम्हें जानते हैं? हाँ, या मिस्टर रहमान के अलावा मुझे और कोई नहीं जानता। अच्छी बात है, तो निकालो जल्दी से 2,500। तुम यही ठहरो, मैं अभी आया। इमरान कमरे में तना रह गया। छत की तरफ देखकर उसने आंख मारी और आहिस्ता आहिस्ता सर खुजाने लगा। थोड़ी देर बाद डेविड बक्सर आया, रोज़ा मैक्स उसके साथ थी। 2,500 नोटों की गड्डी इमरान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और वो गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो जो बाहर खड़ी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जिस ज़माने की कहानी है उसमें 2,500 रुपये बहुत होते थे। नोट लेकर इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब में रखे और चेहरे पर गहरे तफक्कुर के असरात पैदा करके बोला, फिर वो गाड़ी कहाँ वापस की जाए? गाड़ी भी तुम ही रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद तुमसे किस तरह रब्ता कायम किया जा सकेगा? ज़ाहिर है मुझ पर इस हद तक तो बात ना कर सकोगे कि इसी में इमारत में बैठे रहो। तुम बहुत समझदार हो अली इमरान। वो इमरान के शाने पर हाथ मार कर बोला, चलो अब मुझे कहाँ जाना होगा? रोज़ा ने लापरवाही से कहा। मैं बताऊँगा। और बाहर निकले। नीली फॉक्सवैगन अब भी वहीं मौजूद थी जहाँ पहले खड़ी थी। कुंजी भी गाड़ी में ही लगी हुई थी। वो गाड़ी में बैठे इमरान ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। रोज़ा ने कुछ कहने के लिए होठ खुली थी कि इमरान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी नज़र वो खुबनुमा आईने की तरफ थी। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि ताक़ुब नहीं किया जा रहा, तो इसने गाड़ी एक जगह रोकी और होठों पर उंगली रखकर एक बार फिर रोज़ा को खामोश रहने की ताकीद करता हुआ नीचे उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा इतनी एहतियात से बंद किया कि आवाज़ ना होने पाए। इंजन बंद नहीं किया। रोज़ा की जानिब का दरवाज़ा खुलकर उसे भी नीचे उतरने का इशारा किया। उसे घूरती हुई गाड़ी से उतर आई। फिर गाड़ी वहीं छोड़कर इमरान उसे पैदल ही एक जानिब ले चल रहा था। तुमने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया? रोज़ा कुछ दूर चलने के बाद सख्त लहजे में बोली, फिक्र ना करो, चलती रहो, वरना फिर किसी दूसरी मुसीबत में पड़ोगी। मैं किसी से नहीं डरती। क्या मैंने तुम्हें इससे रकम वसूल करते नहीं देखा? इत्मीनान से बताऊंगा। फ़िलहाल मुझसे किसी मसले पर उलझने की कोशिश ना करो। मुझे किसी मसले की परवाह नहीं। चलो कहाँ चलते हैं? अभी बताता हूँ। दूसरी तरफ सर पड़ा निकले थे या जल्द उनको एक खाली टैक्सी मिल गई। बस चलते रहो। बहुत अच्छा है, रोज़ा बोली। अगर तुमने मुझे पहचान ली थी तो पता है क्या होता है? इमरान ने रोज़ा से कहा। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। वैसे मुझे एहसास था कि उसने मेरी आंखों में शहनाई सही की हल्की सी झलक देगी तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर पूछूंगी, तुम मेरे बाप से क्यों मिलते रहते? प्रोफेसर से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान थी। आने से कबल इन्होंने जिब्राल्टर से मुझे ख़त लिखा था, लेकिन डैडी ने मुझे तुम्हारे मुतालिक कभी नहीं बताया। मुझे अफसोस है कि प्रोफेसर की बेटी होने के जो तुम प्रोफेसर को नहीं जानती। क्या मतलब? प्रोफेसर गैर ज़रूरी बातें नहीं करते थे। तुम भला उनके कितने जानने वालों से वाकिफ़ हो? रोज़ा कुछ ना बोली। इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम इन लोगों के हाथ क्यों लगी थी? मैं नहीं जानती इस इमारत तक कैसे पहुँची। पिछली रात जिस इमारत में सोई थी वही दूसरी इमारत थी। इस इमारत में तुम्हारे अलावा कौन था? तस्वीर की मौत का पार्ट 6 आपको तब सही समझ में आएगा कि आप बाकी भी पार्ट देखें। अली इमरान के करैक्टर पर मुश्तमिल बड़ा औसम नावल है जनाब ये। ओके जी, कहानी पार्ट 5 में जहाँ पे एंड हुई थी, इमरान कहता है रोज़ा से, प्रोफेसर गैर ज़रूरी बातें नहीं करते थे। तुम भला इनके कितने जानने वालों से वाकिफ़ हो? रोज़ा कुछ ना बोली। इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम इन लोगों के हाथ क्यों लगी थी? मैं नहीं जानती कि इस इमारत तक कैसे पहुँची। पिछली रात जिस इमारत में सोई थी वो कोई दूसरी इमारत थी। इस इमारत में तुम्हारे अलावा कौन था? 2 मुलाजिम थे और मैं भी थी। रोज़ा ने कहा कि अपने सफ़ीर अपने ख़ानदान वालों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता था, क्या फ़र्क पड़ता है? रोज़ा ने बुरा सा मुँह बनाकर शानों को जुम्बश दी। कुछ देर खामोश रहकर फिर बोली, मुझे नहीं मालूम कि डैडी यहाँ क्यों आए थे। इन लोगों की बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो सफ़ीर के बजाय किसी और के मेहमान थे। ये तो इन्होंने मुझे भी नहीं बताया। इमरान भर्राई हुए आंसू बोला, रहमान साहब के मेज़ पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में से 1 की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाली की आवाज़ सुनकर इनकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। क्या बात है? इन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग रोज़ा मैक्स को लेकर आए थे मेरे तवस्सुत तक आप तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। कौन लोग ले गए थे? क्या डेविड बकनर नामी किसी शख्स से वाकिफ़ हैं? क्या बकवास है? मैंने तुमसे रोज़ा मैक्स के अगवा कुनगान के बारे में पूछा था, वही अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डेविड बकनर नामी एक शख्स ने से मेरे हवाले करके आप तक पहुँचाने की दरख्वास्त की थी। तुम कहाँ से बोल रही हो? यहीं से मतलब ये है कि शहरी से लड़की इस वक्त आए मेरे साथ है, उसे कैप्टन फैयाज़ के हवाले करके यहाँ आ जाओ। ये नामुमकिन है। आप तक पहुँचाने के एवज़ डेविड बकनर ने मुझे 1000 रुपये दिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? यकीन कीजिए इस वक्त मुबलिक 2500 रुपये मेरी जॉब में मौजूद है। एक और काम के एवज़ मुबलिक 4000 रुपये तय हुए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, फ़ौरन वहीं पहुँचो। रहमान साहब ने कहकर रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। ऑफिस से निकले और वो गाड़ी में पहुँचे और इन्हें घर तक पहुँचने में 7 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे।
फाटक के करीब एक टैक्सी नज़र आई जिसमें इमरान गैर मुल्की लड़की के साथ बैठा हुआ था। रहमान साहब की गाड़ी देखकर चौकीदार ने फाटक खोल दिया और रहमान साहब इमरान को अंदर आने का इशारा करते हुए गाड़ी कंपाउंड में लेते चले गए। आज वो खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे, चाहे ड्राइवर छुट्टी पे था। हमने तो साहब को पहले ही बता दिया था अंदर आ जाओ। चौकीदार इमरान की तरफ देख कर के गए, या फिक्र ना करो, सब ठीक है। इमरान ने टैक्सी से उतरते हुए कहा, किराया अदा करके रोज़ा मैक्स को साथ लिए हुए कंपाउंड में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद रहमान साहब लाइब्रेरी में बैठे उसकी खालू उधेड़ने के इम्कानात पर गौर कर रहे थे और इमरान मासूम सी सूरत बनाए, कभी उनकी तरफ दिखता था, कभी रोज़ा मैक्स की तरफ। लाओ वो रुपए निकालो, रहमान साहब ने उसे घूरते हुए कहा। इमरान की पूरी कहानी सुन चुके थे। इमरान ने नोटों की गड्डी जेब से निकालकर उनके कदमों में डालते हुए कहा, मेरी पहली कहानी बकवास बंद करो। इन्होंने गड्डी उठाकर मेज़ पर डालते हुए कहा, और वो गाड़ी कहाँ है? मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। क्यों? इसलिए कि इसमें ट्रांसमीटर और सिनेमा दोनों ही खौफनाक चीज़ें मौजूद थी। अब अगर आप मुझे बता सकें प्रोफेसर मैक्स हकीकतन किसके मेहमान थे तो मैं मज़ीद 2500 रुपये भी वसूल कर लूँगा। रहमान साहब ने उसे खैर आलूद नज़रों से घूरते हुए देखा, फिर बोले, क्या वो वही गाड़ी थी जिसमें तुम्हारा और फैयाज़ का ताक़ुब किया गया था? जी हाँ, वही थी। फैयाज़ ने उसके नंबर नोट कर लिए थे। तलाश जारी है। अगर तुम इस गाड़ी और इस लड़की समेत पकड़े गए होते तो तुम्हारा क्या असर होता? कहाँ पकड़ा गया? रहमान साहब ने उसे घूरते हुए फ़ोन पर सर सुल्तान के नंबर डाल दिया और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर इमरान की मुख्तसर कहानी दोहराई। लड़की कहाँ है? दूसरी तरफ से कहाँ गया? यहाँ मौजूद है। इमरान ने उसके बारे में तुम्हें क्या बताया है? बस इतना ही जितना मैंने अभी तुम्हें बताया है। रहमान साहब बुरा मुंह बनाकर बोले, क्या नाम डेविड बकनर तुम्हारे लिए अहमियत रखता है? नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। इन दोनों को मेरे पास भेज दो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? किसका मेहमान था? रहमान साहब ने पूछा। हुकूमत का। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। रहमान साहब रिसीवर रखकर इमरान की तरफ मुड़े। क्या बताया? इमरान ने ऐसा कहा, इस लड़की को सर सुल्तान के पास ही ले जाओ। आपकी गाड़ी ले जाओ? नहीं, अब टैक्सी में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, पता नहीं क्या चक्कर है। रहमान साहब कुछ ना बोले। इनकी आंखों में गहरी तशवीश के साथ थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नोट यहीं छोड़ जाओ, मेरा खले नहीं है। खुदा की मना। इमरान बढ़ाया। हर तरफ से मुझे जानूम रसीद करने के चक्कर में डेविड बकनर, तो तुम मुझे उसका हुलिया तो बताओ। रहमान साहब बर्राई हुई आज में बोले, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे एक बहुत बड़े अंडे पर आँख, नाक और दाना चिपका दिए गए हो। आवाज़ कुछ ऐसी है जैसे बकरा अंग्रेज़ी बोल रहा हो। क्या बकवास? यकीन कीजिए हमें तक साफ है। कौमियत टी और टी अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोल सकता। रहमान साहब फिर किसी सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर बाद बर्राई हुई आवाज़ में बोले, गिराज से स्टेशन में आकर निकाल लो। चलो। इमरान ने रोज़ा वैक्स से कहा। अब कहाँ चलूँ? दूसरी जगह। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। या मुझे भी अपनी हमउम्र कुछ लड़कियां नज़र आती थी। मेरा ख्याल है वो इंग्लिश में गुफ्तगू भी कर तो सकेंगी। क्या तुम मेरी डेडी के दोस्त हो? क्या मुझ पर इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते? ज़रूरी नहीं कि लोग इस पर आमादा हो जाएं। क्या मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे? रोज़ा ने रोते हुए रहमान साहब से पूछा। और कबल इसके रहमान साहब कहते हो उस मुसलसल रोना शुरू हो गई। क्या बात है? रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए कहा, प्रोफेसर मैक्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? अरे बस सर सुल्तान ने मेरी मिट्टी पलीद कर रखी है। मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि रोज़ाना प्रोफेसर की खैरियत मालूम कर लिया करो। सवाल तो है कि अभी हमारे घर रहने पर क्यों मुज़र हो रही है? सफ़ीर ने अपने ख़ानदान वालों के साथ रखने की वजह कहीं और ठहराया था जहाँ से डेविड बकनर के आदमियों से ले उड़े थे। लड़की बदस्तूर रोई जा रही थी। रहमान साहब ने फिर सर सुल्तान से फ़ोन पर रब्ता कायम करके इस सिलसिले में दोबारा गुफ्तगू की। फिर रिसीवर रखकर तवील संधी और रोज़ा मैक्स बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान उन्हें टटलने वाली नज़रों से देख रहा था। सर सुल्तान खुद आ रहे हैं। उन्होंने इमरान की तरफ देखकर खुश लहजे में कहा, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए। क्यों ठहरा? रहमान साहब हटा कर बोले, मुझे अब ये मालूम करना है कि इसने इस लड़की को ख़ुसूसियत से आपके पास ही क्यों भिजवाया है? क्या तुम समझते हो कि लोग अब भी इस इमारत में मौजूद होंगे? नहीं, वो इतने दलेर नहीं हो सकते। तो फिर दरअसल मैं सर सुल्तान की मौजूदगी में ठहरना नहीं चाहता था कि आप उनसे खुलकर गुफ्तगू कर सकें। अब फिर तो मैं बता सकूँगा कि हकीकतन किसकी मेहमान है। रहमान साहब ने कल रहते में कहा, जी नहीं, बल्कि आप उनसे पूछ सकेंगे कि प्रोफेसर वैक्स की लड़की है भी या नहीं। अगर है तो इसके लिए इनके पास कैसे बोले? क्या मतलब? इमरान कुछ कहे बगैर बाहर चला गया। उसी रात को तकरीबन 8 बजे उसने अपने फ्लाइट के फ़ोन से रहमान साहब से रब्ता किया। सर सुल्तान का इसका कोई सबूत नहीं है कि मैक्स की लड़की है। रहमान साहब क्या सही? क्या सर सुल्तान इसे ले गए? नहीं, वो लड़कियों में घुल मिल गई। कहती है कि अपने बाप के कातिल का सुराग मिलने तक यहीं रहेगी। सर सुल्तान क्या कहते हैं? इस पर कोई इतराज़ नहीं। रात के खाने के बाद उसे कॉफ़ी में ख्वाब
आवर दवा दे दीजिएगा, क्यों बकवास करो। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुश्वारी में पड़ जाएंगे। और हाँ, क्या डेविड बकनर के बारे में कुछ याद है? नहीं। तब तो लड़की के सिलसिले में वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। इमरान ने कहा, तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? जब तक कोई बात मेरी समझ में नहीं आ जाती मैं ऐसी फजूलियात में पड़ा रहता हूँ। इस वक्त कहूँ इमरान ने कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर रेडल पर रख दिया। हम तस्वीर की मौत स्पाई नावल का पार्ट 7। जनाब अली, रहमान साहब लाइब्रेरी में बेचैनी से टहल रहे थे। क्लॉक ने 10 बजाया और वो चौंक कर फ़ोन की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आ जाओ, इन्होंने कहा। इमरान दरवाज़ा खोलकर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। तुम? रहमान साहब हैरत से बोले, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर था, मैं खुद ही आ गया। क्या आपने इसे कॉफ़ी में? हाँ खान से। रहमान साहब हाथ उठाकर बोले, शुक्रिया जनाब, अब क्या करोगे? ये सारा किस्सा दरअसल मेरा है, कम से कम आज की रात मैं कह सकता हूँ। बैठ जाओ। रहमान साहब ने परेशानी से कहा। नोटों का क्या रहा? मेरे अंदाज़ों के मुताबिक जाली निकले। रहमान साहब, ठीक है। इमरान सर हिलाकर बोला, और मैं लड़की और जाली नोटों समेत पकड़ा जाता तो इस वक्त कहीं चैन से बैठा होता। क्या मतलब? आँख में महकमे की हवालात में, इसमें कोई शोभा नहीं। रहमान साहब ने उसे और से देखते हुए बोले, सर सुल्तान भी दखल अंदाजी ना कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं कहीं टिक कर बैठूं। तो साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? डेविड बकनर को आप नहीं जानते, लेकिन लड़की आपके पास भिजवाई गई और वो मचल गई कि यहीं रहेगी। इसके बारे में सर सुल्तान, क्या ख़ुद सफ़ीर भी यकीन से नहीं कह सकता कि प्रोफेसर मैक्सी की बेटी है? अगर उसे यकीन होता तो इंसानी हमदर्दी के तकाजे के तहत उसे अपने ख़ानदान वालों के साथ ठहराता। एक ही शब पहले तो बेचारी का बाप इतनी दरिंदगी के साथ ख़त्म किया गया है। हूँ तो फिर लड़की यहाँ, इसलिए कम से कम आज रात मेरा यहाँ पाया जाना यकीनी है, समझा? शायद तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे लिए भी कोई हादसा फराहम करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल है। गधे हो, बुरा सा मुँह बनाकर बोले। ये किसी जासूसी नावल का प्लॉट नहीं है, हक़ाइक़ है। तुम इस वक्त भी उनके काबू में थे जब हिप्पी तुम्हें इमारत में ले गया था। प्रोफेसर मैक्स भी उस रात इमारत में तैनात थे जहाँ इसकी राश पाई गई थी। साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल की गोली उनके लिए काफ़ी होती। सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी भी अपने मकान में तनहा था। यकायक रहमान साहब के चेहरे पर अचानक फिक्रमंदी के असरार नज़र आने लगे। बाप तो थे इमरान के, चाहे कितने सख्त क्यों ना हो। किस्सा दरअसल ये है कि लोग खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि इनके मुखालिफ की मौत कहीं भी वाक़ हो सकती है। अब ये देखिए कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के साहबजादे इन्हीं की खामगाह पर किसी दरिंदे का शिकार हो जाते हैं तो मुल्क में कैसी सनसना फैलेगी। नहीं, ये क्या बकवास है? रहमान साहब ने परेशानी से कहा। इमरान साहब अपने गले का स्वेटर उतार कर गर्दन पे हाथ फेरता हुआ बोला, वो दरिंदा अपने दांतों से महरूम हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। रहमान साहब बेसाख्ता आगे बढ़े और झुककर उसकी गर्दन देखने लगे जिसके गुर्द फौलादी गोल चढ़ा हुआ था और माकूल सिर्फ गर्दन ही पर मुँह मारता है। दोनों लाशों के बकिया हिस्सों में हल्की सी भी खरोच नहीं पाई गई थी। इमरान ने कहा। इमरान ने फिर स्वेटर पहन लिया और उठता हुआ बोला, अब आप लोग आराम से सो जाएं, मैं कंपाउंड में कहीं ना कहीं मौजूद रहूँगा और हाँ, कंपाउंड में अंधेरा भी ना होना चाहिए। मैं गार्ड बुलवा लेता हूँ। रहमान साहब ने जल्दी से कहा। इन झमेलों में नहीं पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि होशियार हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें थाना नहीं छोड़ूंगा। क्यों हेल्प बिगाड़ेंगे? पहले भी कभी आपको ऐसे मामला में मेरे से कोई शिकायत हुई है? बकवास मत करो, मेरी आंखों के सामने तुम थाना किसी खतरे में नहीं पड़ सकते। प्लीज़ मान जाइए। इमरान की गया नामुमकिन। मैं चाहता हूँ कि अब इस इमारत का कोई फ़र्द ख्वाह से बाहर ना निकले, कोई ऐसे खिड़की भी खुली ना छोड़ी जाए जिसमें सलाह के ना हो। मैंने कह दिया नामुमकिन है। बस वक्त से डायरेक्टर जनरल से हम कलाम और मेरे पास सदर मुमलिकत का एक ऐसा इजाज़तनामा मौजूद है जिसकी बिना पर किसी भी महकमे के सरबराह का तामुन हासिल कर सकता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। क्या है? रहमान साहब दरवाजे की तरफ झुकते और फिर दरवाज़ा खोलते बिजली सी गूंज गई। बुखलाकर पीछे हटे और इस ज़बरदस्त कुत्ते ने उनके ऊपर से इमरान पर छलांग लगा दी। मुलाजमी रायदारी में शोर मचा रहे थे। बेदरबे 3 फायर हुए। रहमान साहब ने देखा कि कुत्ते ने इमरान की गर्दन ही दबोची थी और फिर गुर्राता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। इमरान ने रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया। रहमान साहब हक्का बक्का खड़े थे, दफातन दीवानों की तरह इमरान की तरफ झपटे और खींचकर सीने से लगा लिया। इनके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियाँ निकल रही थीं। राहदारी में घर के दूसरे अफराद सैर ज़दगी के आलम में खामोश खड़े थे।